नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आज तक। देश और काल के हिसाब से राजनीति बदलती है और राजनीतिक चेहरे भी। फिलहाल की राजनीति में एक ऐसा शख्स जिसकी पार्टी से संसद में इकलौता सांसद है। देश के 2 राज्यों की विधानसभाओं में मुट्ठी भर विधायक हैं। वो शख्स चर्चाओं में है, देश के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर है। विवादों की आंधी में उड़ता बस एक ही नाम है, असदुद्दीन ओवैसी। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। किसी ने असदुद्दीन ओवैसी से नहीं कहा था कि उन्हें भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। किसी ने उन्हें नहीं धमकाया था कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो उनकी गर्दन पर छुरी रख दी जाएगी। लेकिन हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लातूर जिले की उदगीर तहसील में भारत माता की जय नारे को लेकर ऐसा बयान दिया कि हंगामा मच गया। उन्होंने संविधान का हवाला दिया, संघ को निशाने पर लिया और भारत माता की जय नारे को सिरे से खारिज कर दिया। हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। दरअसल 3 मार्च को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि नई पीढ़ी को भारत माता की जय के नारे लगाना सिखाया जाना चाहिए। भागवत ने न किसी संगठन का नाम लिया न ओवैसी का, लेकिन ओवैसी ने करीब 10 दिन बाद भागवत के बयान में छिपी राजनीतिक संभावनाओं को आंका और देश की राजनीति में अपने बयान से भूचाल ला दिया। पण आता थोडासा काळ असा आलेला आहे की अरे भारत माता की जय म्हटलं पाहिजे, हे नव्या पिढीतल्या लोकांना सांगावं लागतं, शिकवावं लागतं। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो। ओवैसी का बयान देना भर था कि प्रतिक्रियाओं का अंबार। ये अपने भारत देश का अपमान है, ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। जिस देश में तुम खाते हो, जिस देश का तुम पीते हो और जिस देश की जनता के कारण तुम विधायक के रूप में चुन के आते हो और उस देश की जय जयकार करने में आपको शर्म आती है, इससे बड़ी शर्मनाक घटना दूसरी और कोई भी नहीं हो सकती। हम क्यों आरएसएस की आइडियोलॉजी मांगे? हम नहीं मानते उनकी आइडियोलॉजी को और हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। और भारत माता की जय बोलने से हमको हमारी पेट्रोटिज्म प्रूव नहीं करनी है। यानी भारत माता की जय नारे को लेकर ओवैसी का एक बयान राजनीतिक माहौल में ऐसी तपिश पैदा कर गया कि बजट सत्र के आखिरी 3-4 दिन इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हैदराबाद मेरा है, शहर हमारा। तो हर बड़ी पार्टी के हर बड़े नेता से बड़े मंच पर यही सवाल पूछा गया कि ओवैसी के बयान को लेकर उनका क्या कहना है। तो क्या ओवैसी की मंशा यही थी कि वो अपने मतदाताओं को बता सके कि उनके खिलाफ राजनीतिक दल एकजुट हैं और उन्होंने एक छोटे से बयान से यह कर दिखाया? या ओवैसी अब उस राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिसमें उनका बयान उन्हें और उनकी पार्टी को देशद्रोही साबित करने की कगार तक ला चुका है? हो जो भी, लेकिन ओवैसी का बयान अभी कुछ दिन और विवाद पैदा करेगा, क्योंकि भारत माता की जय नारे को लेकर देश में हर शख्स की अपनी राय है। और यही वजह भी है कि ओवैसी पर लखनऊ और इलाहाबाद में इस मामले को लेकर केस दर्ज हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। भारत माता की जय बोलने से इनकार करने के बाद ओवैसी राजनीतिक निंदाओं के दायरे में है, तो देश का एक वर्ग उनकी बात को जायज भी कहता है। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के एक विधायक ने भी उनकी बात को जायज कहा, तो सदन ने एकमत से विधायक वारिस पठान को पूरे सत्र के लिए निलंबित। वास्तव में असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक हैसियत मोहल्ले के नेता सरीखी है, या वे ऐसे नेता हैं जिन्हें मीडिया ने बनाया है और जिनकी लोगों के बीच पकड़ न के बराबर है? तो इस सवाल का जवाब लोगों से ही जाने, उससे पहले उनके राजनीतिक करियर पर नजर डाल लीजिए। हैदराबाद में 13 मई 1969 को जन्मे असदुद्दीन ओवैसी की शुरुआती शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल में हुई और आखिर में बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने लंदन के लिंकन कॉलेज से ली। 2008 से ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष हैं। आंध्र की राजनीति में उनका नाम सुर्खियों में तब आया
जब 1994 में वो हैदराबाद की चारमीनार विधानसभा सीट से विधायक बने। इसके बाद 1999 में भी इसी सीट से विधानसभा चुनाव जीता। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बड़ी हुई तो ओवैसी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 2004, 2009 और 2014 में हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। यानी अज़दुद्दीन ओवैसी एक छोटी पार्टी के अध्यक्ष हैं और बीते 10 साल से सांसद। इसका मतलब है कि कम से कम मोहल्ले के नेता से कहीं बड़ा उनका राजनीतिक कद है और ये बात हैदराबाद के लोग भी मानते हैं। बिल्कुल बेशक जो है ना मुस्लिम्स को एक लीडर मिला है। बेशक असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ना मुसलमानों पे पूरी तवज्जो दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई के वालिद साहब जो है उन्होंने पूरा मतलब उनकी जो पहले जो काम करते थे उन्होंने सही काम करते थे, मतलब दगेबाजी चबट्टेबाजी वो नहीं करते थे। वही आदत अब इनके बेटे को गिरो, जो भी उन्हें फैसला करेंगे और इनका को जो है जो भी फैसला करेंगे सच का फैसला करेंगे ना, झूठ का साथ नहीं देंगे। देखिए सर, असदुद्दीन ओवैसी की जो बात है वो आदमी तो ठीक है, उनके एमएलए भी जो है उनके काम से जाने जाते हैं, काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन ओवैसी की पहचान इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो हैदराबाद के सांसद हैं। दरअसल उनकी राजनीतिक शैली और आक्रामकता उन्हें दूसरे अल्पसंख्यक नेताओं से अलग खड़ा करती है। नहीं है तो और किसको देंगे? हैदराबादी को देंगे, बाहरी को देंगे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा पर ओवैसी की अच्छी पकड़ है, जो उन्हें मीडिया में बहस का पसंदीदा चेहरा बनाती है। वो सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव हैं और राजनीतिक सुर्खियों में बने रहने की कला उन्हें अच्छी तरह आती है। फिर वो विवादास्पद बयान हो या ट्वीट, उन्होंने प्रधानमंत्री की पहल पर एलपीजी सब्सिडी छोड़ी तो फोटो ट्विटर पर शेयर किया और याकूब मेनन की फांसी का सीधे सीधे विरोध के बजाय राजीव गांधी के हत्यारों और देवेंद्र सिंह भुल्लर और बलवंत सिंह की फांसी की मांग कर अपनी बात को तर्कों के आसरे खड़ा करने की कोशिश की। याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। दरअसल देश की राजनीति से जुड़े हर मुद्दे पर ओवैसी की अपनी राय है और यही वजह है कि अब उनकी पहचान आंध्र और तेलंगाना की सीमा लांघ रही है। सर, ये सारी जो है वो ये राजनीति वोट बैंक की है कि हर पार्टी अपने हिसाब से अपना प्रोपेगेंडा चला रही है, अपना एजेंडा चला रही है, अपने हिसाब से अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने हिसाब से सर बोली बोल रहे हैं। कहीं ओवैसी बोल रहे हैं, कहीं पे तोड़िया बोल रहे हैं, कहीं पे कोई बोल रहा है। ओवैसी देश के लिए बहुत घातक आदमी है, उससे खतरनाक आदमी हमारे ख्याल से अभी तक कोई हुआ नहीं है। उस इंसान को चाहते हो कि देश से उसे निकाल दिया जाए। अपन भारत में रहते हैं तो भारत माता की जय बोलना हमारा परम अधिकार है। लेकिन सच ये भी है कि AIMIM के पास अज़दुद्दीन ओवैसी के रूप में इकलौता सांसद है, यानी पूरी पार्टी की पहचान ओवैसी पर ही निर्भर है और यही वजह है कि जावेद अख्तर समेत कई लोग उनके राजनीतिक कद को गंभीरता से नहीं लेते। तो चुनौती अज़दुद्दीन ओवैसी के सामने है कि वो कैसे अपनी पार्टी को नंबरों में इतना बड़ा करते हैं कि उन्हें कम से कम मोहल्ले के नेता सरीखा ताना न सुनना पड़े। आज तक ब्यूरो। ओवैसी मुस्लिमों को एकजुट करके देश का बड़ा नेता बनने का मकसद रखते हैं। जब भी बोलते हैं तो अपना सियासी नफा नुकसान समझकर, लेकिन अपने बयानों के कारण चर्चा और विवादों में रहते हैं। उनके साथ जुड़े विवादों की लंबी फेहरिस्त है। जीना इन मेकिंग कि हमारे को तब्दील करने की कीमत 5 लाख का थी, ओनली 5 लाख। व्हाट अ जोक। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो ये भी दहशत। चपला घसाऊंगा इंशाअल्लाह। खम ठोक के बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि उन्हें सुन रही जनता दीवानी हो जाती है और विरोधी चारों खानी चित। ओवैसी के बोलने का अंदाज थोड़ा अलग है, ऊपर से हैदराबादी जुबान। दिग्विजय वकील से नोटिस कल जा रही है आपको, चपला घसाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अक्सर ओवैसी की सियासी समझ और बेहतर जुबान का कॉकटेल विवाद खड़े कर देता है। मसलन 4 दिसंबर 2014 को एक विदेशी मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने बयान दे डाला कि मुसलमानों को हज के लिए मिलने वाली सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए और उस पैसे का इस्तेमाल मुसलमानों की बेहतर शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। मसला हज से जुड़ा था, लिहाजा ओवैसी के इस बयान के बाद खूब बवाल मचा। मुसलमानों ने ओवैसी के बयान का जोरदार विरोध किया, लेकिन विरोध से ओवैसी को ना कभी कोई फर्क पड़ता है और ना ही पड़ा।
थोड़े दिनों बाद यानी जनवरी 2015 में जब हिंदू संगठनों की ओर से घर वापसी का कार्यक्रम शुरू हुआ तो ओवैसी ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। हिंदू संगठनों की दलील थी कि ज्यादातर मुसलमान धर्म परिवर्तन से बनाए गए हैं, तो ओवैसी ने हर बच्चे को जन्म से ही मुसलमान बता दिया। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता, सुन लो आरएसएस वालों, हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता। उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों पर लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। ओवैसी के बयान के बाद फिर बवाल खड़ा हुआ। हिंदू संगठनों ने जोरदार पलटवार किया, लेकिन ओवैसी की जुबान की धार विवादों से कुंद नहीं हुआ करती। चंद महीने बाद ही उन्होंने याकूब मेमन की फांसी को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। ओवैसी ने 93 बम धमाकों के गुनहगार की फांसी को मजहबी रंग दे दिया। वो तारीख थी 23 जुलाई 2015 और ओवैसी हैदराबाद में बोल रहे थे। याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है। संसद हो या सड़क, यूं तो ओवैसी का अंदाज हर जगह एक जैसा दिखता है, लेकिन जब वो हैदराबाद में अपने लोगों के बीच होते हैं तो वार की धार कुछ और ही होती है। बिहार में इलेक्शन हुआ तो नीतीश कुमार बोले बिहारी को वोट दो, बहारी को वोट मत दो। अच्छा, उन्होंने बोले तो सही। अब असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा हैदराबाद हैदराबादियों का, और मैं से बढ़ के कोई हैदराबादी नहीं है, तो वोट किसको देंगे? हैदराबादी को देंगे, बहारी को देंगे। इसी साल जनवरी के महीने में हैदराबाद के स्थानीय चुनावों के दौरान ओवैसी ने एक और विवादित बयान दिया। लोगों को कहा कि बीफ खाना हो तो AIMIM को वोट दो। हमारे शहर को इन जालिम शैतानों से बचाना है। इस शहर की तहजीब, तमद्दुन और यहाँ के जो लोगों की खाने की आदत है, ये तमाम हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसको बचाना जरूरी है। AIMIM अध्यक्ष के बयानों पर अक्सर बवाल होता है, सियासत गर्मा जाती है, और शायद यही ओवैसी का मकसद भी होता है। वो एक मंझे हुए नेता है और सियासत का हर दांवपेच अच्छे से समझते हैं, लिहाजा उन्हें पता होता है कि किस बयान से क्या विवाद होगा और किस विवाद से क्या फायदा होगा। आज तक ब्यूरो। विवादी हैं जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को देश भर में पहचान दिलाई है, वरना दक्षिण वाले राजनेताओं के नाम साधारण उत्तर भारतीय आदमी जानता तक नहीं। मुसलमानों के बीच बनी अपनी पहचान को भुनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी तमाम चुनाव लड़ चुके हैं और अब माना जा रहा है कि उनकी नजर मुस्लिम बहुल पश्चिम बंगाल पर। यादादो शुमार मिस्टर चीफ मिनिस्टर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम्हारे तमाम दावे झूठ पर मुबन्नी है। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता। करीब 22 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार अपनी सियासी पहचान बनाई। वो साल था 1994, जब वो पहली बार विधायक बने। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और करीब 10 साल बाद यानी 2004 में उन्होंने उस हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा जहां करीब 35% आबादी मुसलमानों की है। मुसलमानों ने ओवैसी को दिल खोलकर वोट दिया और वो संसद पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी का सियासी सफर भले ही हैदराबाद से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने नजरें हमेशा हैदराबाद से आगे रखी। उनका सियासी सूत्र मुसलमानों को जनसंख्या के मुताबिक संसद और विधानसभा में मुकम्मल प्रतिनिधित्व दिलवाना है। ओवैसी और उनकी पार्टी मानती है कि देश के 17% मुसलमानों को जितना शेयर देश के कानून बनाने में मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। जाहिर है मुसलमान ओवैसी के वोट बैंक हैं। बीजेपी की मुखालिफत करना जब तक जिंदा रहे करते रहे। ओवैसी ताउम्र बीजेपी की मुखालफत का दावा करते हैं और शायद यही दावे ओवैसी के सियासी आसमान को फैला रहे हैं। यही दावे ज्यादा से ज्यादा ओवैसी को उनके वोट बैंक तक पहुंचा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद ओवैसी की सियासत ज्यादा चमक रही है। वो जितना बीजेपी और संघ के खिलाफ आग उगलते हैं, मुसलमानों का एक बड़ा तबका उन्हें उतना ही अपने करीब पाता है। सीमांचल के लिए कुछ करो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपके पास पावर है, दिल्ली का इख्तियार है, यकीनन हम आपकी मुखालिफत करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। करीब 14 सालों तक
AIMIM कांग्रेस के साथ रही, लेकिन 2014 चुनावों से करीब 2 साल पहले यानी 2012 में ओवैसी ने खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया। तुम क्या हैदराबाद को गुंडों के हवाले करोगे? तुम क्या हैदराबाद को कातिलों के हवाले करोगे? अरे कांग्रेस पार्टी, शर्म आनी चाहिए तुमको कि तुमको जानते हो कि तुम्हारी पार्टी के 2 वजीर आजम तशद्दुद की वजह से मारे गए, मोहतरमा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, और तुम कातिलों की तारीफ कर रहे। लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अकेले 5 सीटों पर चुनाव लड़ा कि मोदी का विरोध उनकी सियासत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। लोकसभा चुनावों के बाद ओवैसी तेलंगाना से बाहर निकले और महाराष्ट्र पहुंच गए। ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में 24 सीटों पर चुनाव लड़ा। नतीजे चौंकाने वाले थे। AIMIM ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें मुंबई की बायखला सीट भी शामिल है। 2 सीटों पर AIMIM दूसरे नंबर पर रही और 8 सीटों पर तीसरे नंबर पर। महाराष्ट्र चुनाव में AIMIM ने करीब 5 लाख वोट हासिल किए, जो कुल वोटों का करीब 0.93% था। भले ही महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी, लेकिन लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका अदा की। महाराष्ट्र के बाद ओवैसी ने बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए। सीमांचल में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, लिहाजा ओवैसी ने सीमांचल को अपने मिशन बिहार के एजेंडे में सबसे ऊपर रखा। मगर तुम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम सीमांचल के अवाम के भी प्राइम मिनिस्टर हो, तुमको सीमांचल की पसमानदगी को दूर करना ये दस्तूरी हक है हमारा मुतालबा करना। बिहार में ओवैसी को अपनी ट्रेडमार्क सियासत में कामयाबी नहीं मिली। AIMIM ने 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन एक पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई। पार्टी को कुल 0.21% वोटों से संतोष करना पड़ा। जाहिर है, बिहार में ओवैसी मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाए। बिहार में मुसलमानों ने ओवैसी पर भरोसा नहीं किया और उन्हीं पार्टियों को वोट किया जिसे वो पारंपरिक तौर पर देते आए थे। लेकिन सच ये भी है कि बिहार चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों, खासकर JDU और RJD में कुछ बेचैनी जरूर थी कि कहीं ओवैसी उनका खेल बिगाड़ न दे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको आदाद-ओ-शुमार पेश करना पड़ेगा मिस्टर चीफ मिनिस्टर। आप डेवलपमेंट का राग लगा रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि ये फूड प्रोडक्शन में सीमांचल का कितना हिस्सा रहा, क्योंकि ये जो किताब आज जारी की गई अख्तर अली मान की तरफ से, ये आदाद-ओ-शुमार मिस्टर चीफ मिनिस्टर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर पुकार कर कह रही है कि तुम्हारे तमाम दावे झूठ पर मुबन्नी हैं। वैसे ओवैसी को अब भी भरोसा है कि बीजेपी का विरोध उन्हें फायदा पहुंचा सकता है और शायद यही वजह है कि ओवैसी यूपी चुनाव में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी राम की नगरी अयोध्या में खड़े होकर मुसलमानों और दलितों को साथ आने का आह्वान कर चुके हैं। सच नहीं है कि मुसलमानों को खुश करने का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उनके पास यही है कि मुसलमान को हक नहीं मिले, बल्कि मुसलमान को टुकड़े डाल दिया जाए। ये लोग, ये तुम्हारे टुकड़े हैं और इसी पर तुम खुश रहो। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हाथ ऊपर से डाल रहा है और हमसे कह रहा है कि पीले, मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम हाथ बन जाओ और तुम्हारे हाथ के नीचे लोग आएंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी की धमक और नए सियासी दांव ने दलितों का एक वर्ग अगर ओवैसी के साथ गया तो फायदा किसको होगा? आज तक ब्यूरो। सियासत को जितने कोण से देखो उतना कम, इसके रंग अजब गजब है। ओवैसी एक और खुले मन से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जाता है कि वो बीजेपी के ही एजेंट हैं। ये हमले और विवाद सोची समझी योजना के तहत होते हैं। सच क्या है, कौन जाने। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के 1,10,00,000 मुसलमानों की आंखों में आंसू है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी की मुखालिफत करना जब तक जिंदा रहे करते रहेंगे। आपके करीबी दोस्त मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अमित शाह को तो क्लीन चिट मिल गया। भाइयों, मित्रों, तो सीमांचल के लिए भी कुछ करो। ओवैसी जब भी तकरीर करते हैं, उनकी जुबान से बीजेपी को दिल मिलाने वाले तीर ही निकलते हैं। बताओ, भड़काओ भाषण कौन देता? हुकूमत तुम कर रहे हो। मुझे हुकूमत के वालों में बैठने से शौक नहीं है। ओवैसी का सियासी मकसद साफ है, खुद को बीजेपी की मुखालफत का सबसे बड़ा चेहरा साबित करना,
खुद को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़े अलंबरदार के तौर पर पहचान बनाना और उन तमाम सियासी हलकों में अपना वजूद खड़ा करना जहां मुसलमानों की निर्णायक आबादी है। लेकिन ओवैसी की सियासत कभी कभी कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी आगे निकल पड़ती है जो खुद ओवैसी के सवालों को कटघरे में खड़ा कर देती है। और उनमें भी सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कहीं ओवैसी इरादतन बीजेपी के मददगार तो नहीं। कुछ मिसालों पर गौर कीजिए। मिसाल नंबर 1, ओवैसी की पार्टी बिहार के चुनाव में उतरी जबकि वहां उसका कोई जनाधार नहीं था। मिसाल नंबर 2, निगाहें तब भी टेढ़ी हुई जब ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महाराष्ट्र के चुनावी महामुकाबले में एंट्री मारी। मिसाल नंबर 3, और अंदेशा तब भी हुआ जब आंध्र प्रदेश में ओवैसी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। जब भी ओवैसी ने चुनावी राजनीति में कोई नया कदम बढ़ाया, गैर बीजेपी वोट बैंक में सिंध की तोहमत उन पर लगी। बिहार में ओवैसी ने सीमांचल की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो यही कहा गया कि इसका फायदा सीधे सीधे एनडीए को होगा। ये सवाल इतनी शिद्दत से उठा कि ओवैसी को बार बार सफाई देनी पड़ी। तुमको बताना पड़ेगा, जो तुम झूठा इल्जाम मुझ पर लगाए तुमको बताना पड़ेगा। लेकिन चुनावी नतीजों ने यह साबित किया कि ओवैसी फैक्टर की फांस से नीतीश लालू की चुनावी जुगलबंदी पूरी तरह बची रही। भड़काऊ भाषण देकर एक खास जमात की तालियां बटोरने वाले नेता हैं या फिर एक ऐसी शख्सियत जिसमें मुस्लिम समुदाय को भविष्य का नेता नजर आता है, वो बीजेपी के अक्षदम मददगार है या बीजेपी पर सबसे बड़े हमलावर, ये तय होने से पहले चंद और चुनावी मुकाबलों का इंतजार रहेगा। आज तक ब्यूरो। असदुद्दीन ओवैसी अकेले नेता नहीं है जिनका नाता विवादों से है। वो तो बहुत नाप तोल कर फिर भी बोल लेते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई अनाप शनाप बोलने के लिए बदनाम है। न उनके लिए कानून व्यवस्था के मायने हैं, न कानून बनाने वालों के। वो खुलेआम मुस्लिम विभाजन की राजनीति करते हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत, सरों और सीनों पे गोलियां, कि हमको मच्छी मत दो, हमको मच्छी पकड़ने का हुनर सिखा दो, हम खुद अपना इलाज कर लेंगे। दक्कन की राजनीति के इन दोनों चेहरों को हिंदी पट्टी का साधारण आदमी भी पहचानता है। ये हमारे वतन अजीज की उसूल की अहमियत। बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी, बताओ मेरे भाई, और छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी देश भर में खुद को मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि चेहरा घोषित करते रहे। दक्षिण भारत के असदुद्दीन ओवैसी शायद ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने पश्चिमी यूपी तक अपना जनाधार कायम करने की कवायद शुरू की है और मुसलमान समाज में उन्हें नेता के नजरिए से देखा भी जा रहा है। आंध्र प्रदेश में ओवैसी परिवार की राजनीति तो आप देख चुके हैं, लेकिन इन दोनों चेहरों को देश भर में पहचाने जाने की कहानी विवादों से भरी है। हर एक्शन का रिएक्शन है, सही है गलत? लोग बोलेंगे अकबर ओवैसी फिरका परस्त है, फिरका परस्त, वो परस्त, ये परस्त, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं। ये है अकबरुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना विधानसभा में MIM के विधायक हैं। जितने नपे तुले संवैधानिक, राजनीतिक और कूटनीतिक दायरे में रहकर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, उससे ठीक उलट भाषाई, धार्मिक और तमाम तरह की मर्यादाओं को ताक पर रखकर छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता, सुन लो RSS वालों, हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता। उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों पर लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। मासूमों की जान गई, हम मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी की तालीम इस्लाम नहीं देता, मासूमों के खून को बहाना इस्लाम इजाजत नहीं देता। लेकिन हिंदुस्तान, अगर तू बाबरी मस्जिद की शहादत न की होती, हमारे सरों और सिरों पे गोलियां न चलाई होती, हमारी इज्जतों को न लूटा होता, हमारी आबरूओं को न लूटा होता, हमारे बच्चों के गलों पे छुरियां न चलाई होती, हमारे बस्तियों को न जलाया होता, तो बंबई के धमाके भी नहीं होते थे। अकबरुद्दीन ओवैसी धर्म के नाम पर उन्माद भड़काने की राजनीति के सबसे बड़े नामों में से एक है। इनके तमाम बयान ऐसे हैं जिनसे बड़े विवाद भड़के हैं। काफी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है
और बनिस्बत उसके कि अकबर ज़रा थोड़ा इमोशनल भी हैं। दोनों में भाइयों में काफ़ी मतलब तालमेल है, लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि असद एक बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह उभर के आए हैं। यही वाचालपन अकबरुद्दीन ओवैसी की राजनीति की पहचान बन गया है। ओवैसी की राजनीति में उनके विवादित भाषण उनके लिए मुसीबत बनते रहे हैं। अप्रैल 2014 तक अकबरुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने के 11 मामले दर्ज हो चुके थे। फिलहाल दोनों भाई विवादों में रहते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि पार्टी की बुनियाद भी विवादित है। ओवैसी परिवार की राजनीति दक्कन में बहुत पुरानी है। देखिए, एक तो वो AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी भी वो दिखाते हैं और काफ़ी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। और बनिस्बत उसके कि अकबर ज़रा थोड़ा इमोशनल भी हैं। दोनों में भाइयों में काफ़ी मतलब तालमेल है, लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि असद एक बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह उभर के आए हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में ओवैसी परिवार मुसलमान राजनीति का सबसे बड़ा नाम है। उनके पिता सलाहुद्दीन ओवैसी आंध्र प्रदेश में किंग मेकर बनने की ताकत रखते थे। 2004 में पिता ने पार्टी की कमान असदुद्दीन ओवैसी को सौंप दी और दोनों ओवैसी भाई अपनी राजनीति को अब आंध्र के बाहर पसार रहे हैं और विस्तार के लिए सहारा लिया है धर्म और विवादित भाषणों का। आज तक ब्यूरो। देश के लिए ओवैसी नाम भले नया हो, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजनीति के लिए यह दशकों पुराना नाम है। ओवैसी परिवार आंध्र प्रदेश के मुस्लिम वोटों का क्षत्रप माना जाता रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के परिवार में दादा के जमाने से राजनीति होती रही है। अब वो इस विरासत को आंध्र और तेलंगाना की सीमा रेखाओं से बाहर फैला रहे हैं। हैदराबाद मेरा है, शहर हमारा। राजनीति की धुरी भले विचारधारा रही, लेकिन असल में वो विभाजन के इर्द गिर्द घूमती है और विभाजन की इस लकीर पर खुलेआम खड़े हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो खुलेआम मुसलमानों की पैरवी करते हैं, उनके लिए हक मांगते हैं और खुद को 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों का नेता भी मानते हैं। ये तो आने वाला समय तय करेगा कि विवादों की खाद पानी से AIMIM की फसल कितनी लहलहाती है, लेकिन अतीत में भी इस पार्टी के साथ विवाद जुड़े हैं। MIM दरअसल हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए बनाई गई थी। 1948 से 1957 तक पार्टी पर प्रतिबंध रहा, फिर वक्त बदला और दक्कन की राजनीति में ओवैसी परिवार उभरा। 1984 में हैदराबाद सीट से असदुद्दीन के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी लोकसभा सदस्य चुने गए। 1976 में सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपने पिता अब्दुल वाहिद ओवैसी से पार्टी की कमान संभाली थी और वो भी हमेशा कहते रहे कि सरकारों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। सलाहुद्दीन आंध्र प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम थे। वो जिस पार्टी को समर्थन देते थे, मुसलमान वोट उसी पार्टी के हो जाते थे। 2004 में सलाहुद्दीन ने अपने बड़े बेटे असदुद्दीन को पार्टी की कमान सौंप दी। असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों को पार्टी से जोड़ रहे हैं और छोटे भाई अकबरुद्दीन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि असद इंडिया के टॉलेस्ट मुस्लिम लीडर हैं अभी। और दूसरा कोई एक मुझे एग्जांपल बता दें कि जिसकी बात लोग सीरियसली लेते हैं, कोई एक मुस्लिम लीडर हो असद के अलावा जिसकी थ्रू आउट इंडिया कोई बात सीरियस लेता हो। असद जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो सब सुनते हैं और उन काफ़ी इफेक्टिव वो रहे हैं। अब ये अलग बात है कि काफ़ी मतलब लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो और बड़े और उम्दा लीडर बन के उभरेंगे पीछे। हैदराबाद हैदराबादियों का और मैं से बढ़कर कोई हैदराबादी नहीं है। अपने तीखे तेवर सपाट बयानी के चलते असदुद्दीन ओवैसी ने आज देश की राजनीति में अपना नाम बनाया है। वो बहस के बड़े मंचों से लेकर संसद तक में बात बात पर जिरह करते नजर आते हैं। भले ही उनकी पार्टी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी पहचान रखती हो, लेकिन अब इसी पार्टी के अगुवा का चेहरा पूरे देश में अपनी पहचान रखता है। आज तक ब्यूरो। क्या सच में मुसलमानों के नेता बनकर उभर रहे ओवैसी? ब्रेक के बाद